हाँ जी बेटा, बढ़े आगे, आगे बढ़े क्या? बहुत बढ़िया बेटा, गेट बंद रखो फिर आवाज आएगी। देखो क्या क्या पढ़ा था बेटा हमने। केमिस्ट्री, टाइप ऑफ केमिस्ट्री, मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एटोमिसिटी, नॉन मेटल के एग्जाम्पल, मेटल के एग्जाम्पल, मेटलॉइड के एग्जाम्पल, कंपाउंड्स, कुछ क्वेश्चंस एटम के बारे में, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोस्टर्स, आइसोडायफर्स, आइसोटोन्स, फिर कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद आ गए थे बेटा हम क्वांटम नंबर्स पे। सबसे पहले क्या बताया? एटम, एटम के अंदर सेल्स, सेल्स के अंदर, सब सेल्स के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर। ओके, सेल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे बेटे हम? सब सेल को ऑर्बिटल के बारे में एम बता रहा है, और इलेक्ट्रॉन तो ठीक है यार, एस से बता देंगे, ठीक है ना, एस से बता देंगे। क्लियर है बात ये? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद हमने बात की है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है बेटा? क्या बताता है? सेल के बारे में। तो परमिसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी? 1 to इनफाइनाइट, मतलब n इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल N, बोला था ना हमने, n में बी एनी नेचुरल नंबर। उसके अलावा इट रिप्रेजेंट्स सेल नंबर और एनर्जी लेवल। और क्या बताया था बेटा? इसकी जो वैल्यूज है वो क्या, वो 1 2 3 4 होती है, उनके करस्पॉन्डिंग सेल्स हम बताते हैं विच आर डेजिग्नेटेड एज K L M N O P एटसेट्रा। उसके अलावा जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से किसी सेल की, उतना ही उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होता है, या उल्टा भी बोल सकते हैं इसमें, है ना। अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो डिस्टेंस ऑफ द सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ेगी, ऐसा बोल सकते हैं। और तो और एक और बात बताई थी, अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो इन जनरल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन आज हमने सीखा है कि एनर्जी किसकी बढ़ेगी? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बढ़ेगी। कुछ याद आ रहा है? यहां पे मैंने बोला था कि जब हम एल पढ़ लेंगे तो ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा अभी ये। उसके बाद क्या बताया कि अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, नो डाउट, लेकिन डिफरेंसेस इन एनर्जी, डिफरेंसेस इन एनर्जी क्या होगा बेटा? वो कम हो रहा होगा। कुछ नंबर्स भी बताए थे एग्जांपल समझाने के लिए ऐसे ही, जैसे मान लो वैल्यू देखना 10, 15, 10, 15, 19, 22, 24, 25। आप नोटिस करो वैल्यूज बढ़ रही हैं, बट जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है कि नहीं? आगे बढ़े बेटा। उसके बाद था बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर बेसिकली सब सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसकी परमिसिबल वैल्यूज कौन कौन सी होंगी बेटा? 0 से n-1, मतलब L की मिनिमम वैल्यू होगी 0 और L की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? n-1 के बराबर। उसके अलावा इट गिव्स द नेम ऑफ द सब सेल एसोसिएटेड विद द एनर्जी लेवल। ये बात समझ में आ रही है? अगर L की वैल्यू 0 है तो सब सेल S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, 4 के लिए G, 5 के लिए H एटसेट्रा। आगे बढ़े। द डिफरेंट लेवल ऑफ L इंडिकेट द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड डेजिग्नेटेड एज फॉलो। बताओ S का क्या मतलब था बेटा? शार्प। P का मतलब प्रिंसिपल, D का मतलब डिफ्यूज, F का मतलब फंडामेंटल। उसके अलावा उनकी शेप क्या क्या होती थी? S की शेप स्फेरिकल, P की शेप डंबल, D की शेप डबल डंबल, F की शेप, सबसे अच्छी बात नोट इन सिलेबस। समझ रहे हो बात? ये और अच्छी बात है, जो कॉम्प्लेक्स है वो सिलेबस में नहीं है। उसके बाद इट ऑल्सो डिटरमिन्स द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल अलोंग विथ n। ये हमने समझाया था यहाँ पे n+l के रूल के बारे में। तो मैंने बताया था कि अगर आपको सब सेल्स की एनर्जी कंपेयर करनी है
तो आपको दो चीजें वहां पे चाहिए होंगी, या दो चीजें पहले आपको मतलब डिसाइड करनी है कि वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। पहली कैटेगरी बताई थी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, जिसमें एन बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, दैट्स इट। और दूसरी स्पीसीज होती थी बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, जिसमें अगर एन प्लस एल की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन सर अगर एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो क्या करेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा एन अगेन। अगर एन प्लस एल की वैल्यू सेम है तो जिसके लिए एन की वैल्यू ज्यादा है उसके लिए एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा? हाँ बेटा, आगे बढ़े। उसके बाद हमने यहां पे एक और बात बताई थी, अगर एन की वैल्यू सेम है तो एल की वैल्यू बढ़ने से एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आपको उसी हिसाब से ये ऑर्डर दिख रहा है, एस से ज्यादा एनर्जी, अगर वैल्यू सेम है किसकी, एन की, तो एस से ज्यादा एनर्जी पी की, उससे ज्यादा डी की, उससे ज्यादा एफ की। लेकिन आप ये भी समझो जितनी ज्यादा एनर्जी बढ़ रही है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बढ़ रही है, मतलब क्लोजनेस फ्रॉम द न्यूक्लियस घट रही है। तो क्लोजनेस सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, एस की, फॉलोड बाय पी, फॉलोड बाय डी, फॉलोड बाय एफ। एंड दिस इज ऑल्सो पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर, यस और नो। उसके अलावा आप देखो, बात समझो, मैंने बताया था अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल एन के आधार पे निकालने तो एन स्क्वायर, एल के आधार पे निकालने हैं तो 2l + 1, बट बोथ ऑफ देम आर नॉट सेम। अगर एन से निकाल रहे हैं एन स्क्वायर के बराबर तो वो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल। एल से निकाल रहे हैं तो क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अलाउड इन अ सब सेल। ये दोनों में फर्क है, समझ रहे हो ना। आगे बढ़ जाए बेटा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 2, समझ रहे हो। उसके बाद यहां पे क्वेश्चन भी कुछ कराए थे बेटा, जितने हैं वो सारे कराए थे, इसके अलावा भी कराए थे। उसके बाद हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बातें कर रहे थे। किसकी बातें कर रहे थे बेटे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हम बातें कर रहे थे। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम या तो किससे, एम से, या फिर किससे, एमएल से। समझ रहे हो। इसमें समझना बेटा पहली बात, द वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। ये बता दिया था बेटा मैंने, क्या बताया था, इट इज फंक्शन ऑफ एल। याद आ रहा है, अलाउड वैल्यूज बीइंग, हाँ जी, -L2 + L इंक्लूडिंग जीरो। ये लिख लिया था बेटे आपने, अरे लिख लिया था क्या। इट गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबसेल एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ डिफरेंट ऑर्बिटल इन स्पेस। समझ पा रहे हो बात ये। जैसे अगर मैं n = 4 की बात करता हूं तो L की वैल्यू तो आपको पता है 0 से 3 होती है, लेकिन इन 0 से 3 कितनी वैल्यू हुई टोटल, 0 1 2 3, 4 वैल्यू हुई। एक बात और बता दो, जो भी सेल नंबर, जो भी n की वैल्यू, उस सेल में उतनी ही सब सेल्स अलाउड होंगी। अगर n की वैल्यू n ही है तो L की वैल्यू क्या होती थी बेटा, 0 to n-1। लेकिन अगर मैं बोलूं कितनी वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज तो n ही आया, नंबर ऑफ वैल्यूज तो n ही आ रहा है ना। तो ये बात भी एक नोट करने वाली बात है ना। अभी बताओ बेटा, L की वैल्यू 0 आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई और 3 आ गई। तो अब बताते M की वैल्यू, 0 अगर L है तो 0 ही होगी बेटा। अगर L की वैल्यू 1 है तो -1 से +1 इंक्लूडिंग 0। समझ रहे हो बात। अब थोड़ा स्लो डाउन हो जाते, यहां तक हमने पढ़ा दिया था, ठीक है ना। यहां पे बताओ, अगर L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यूज क्या होंगी बेटा, -2 से +2 इंक्लूडिंग 0। अगर L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू क्या होंगी, -3 से +3 इंक्लूडिंग 0। समझ पा रहे हो बात ये। उसके बाद पॉसिबल ओरिएंटेशंस किसके बराबर होंगे बेटा, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ M, जितनी भी M की वैल्यू है, समझ रहे हो ना, जितनी भी M की वैल्यू उतने होंगे, उन्हीं को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ओरिएंटेशन मतलब ऑर्बिटल। तो बेटा एक वैल्यू तो 1, 3 वैल्यू तो 3, और ये किसके बराबर आ रहा है बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बराबर आ रहा है।
और 12+1 इसका एक्सप्रेशन आ रहा है। आप ये समझ पा रहे हो ना? हाँ जी बेटा, 12+1 के बराबर। उसके बाद यहां पे देखो 5 आ जाएंगी बेटा, यहां पे 7 आ जाएंगी। कैसे आ रही है पता चल रहा है बेटा? देखो दोबारा से 12+1, एल की वैल्यू 0, 12+1 कितना है 1, एल की वैल्यू 1, 12+1 कितना है 3, एल की वैल्यू 2, 12+1 कितना 5, एल की वैल्यू 3, 12+1 7। ये बातें समझ में आ रही है बेटा आपको? उसके बाद ऑर्बिटल्स कितने होंगे? ये जो एक ऑर्बिटल है एस सब सेल में, उसको एस ही कहेंगे। जैसे मान लो किसी क्लास में एक ही सेक्शन है, मान लो 9th क्लास में एक सेक्शन है, तो उसको क्लास 9th ही बोल देंगे, या 9th ही बोलोगे? 9th ही बोल देंगे ना यार उसको। ऐसा ही है बस। ये एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। कितने होते हैं? एक ही ऑर्बिटल होता है। तो मतलब क्या है इस बात का कि एस सब सेल या एस ऑर्बिटल दोनों में कोई फर्क नहीं होगा बेटा। उसके बाद अगर मैं पी की बात करता हूं तो पी कैसा होता था बेटा? डंबल होता था। कैसा होता था? डंबल होता था। तो डंबल कैसे होगा? मान लो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है सॉरी, और ऐसे बना दिया आपने डंबल, तो क्या हो गया? पी एक्स। ये मान लो वाई एक्सिस है, ऐसे बना दिया आपने डंबल, तो क्या हुआ? पी वाई। और ये जेड एक्सिस है बेटा, ये बन गया पी जेड। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा आपको? क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अलोंग एक्स अगर बनाए तो उसको क्या बोलेंगे? पी एक्स। अलोंग वाई बनाए तो पी वाई। अलोंग जेड बनाए तो पी जेड। अब डी में कितने होते हैं बेटा? 5। डी में कितने होते हैं? 5। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं बेटा। जैसे 2 में तो स्क्वायर लगाते तो एक तो बोल देंगे डी जेड स्क्वायर, एक को बोल देंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 3 होंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। तो ये चीजें आसान है वैसे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके का है बेटा। वो हम बताएंगे अभी। इनके डेजिग्नेशन, इनके नोटेशन अलग अलग हैं, ठीक है ना? ये बता दिया जाएगा आपको, और डिटेल में बातें होंगी। अभी तो ये बेसिकली पॉइंट वाइज ही हम चल रहे हैं ना। अभी यहाँ पे एफ के बारे में कुछ बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? कॉम्प्लेक्स भी है और सिलेबस में भी नहीं है। मान लो सिलेबस में नहीं और कोई बहुत आसान चीज है तो पढ़ लो, लेकिन ना तो सिलेबस में और ना आसान, तो पागल थोड़ी हूं मैं पढ़ाऊंगा इन चीजों को, है कि नहीं? तो ये आप जल्दी से नोट कर लो बेटा। कर लिया था? ये नहीं करा था? अरे वाह, कर लिया था ना। अच्छा यहां पे अब मैं बताता हूं आपको। यहां पे बताओ, ये एक और टेबल बना लेंगे बेटा, एक और टेबल बना लेंगे, ठीक है ना? एक और टेबल। टेबल में आप, एक बात तो मैं सिखा चुका हूं कि टेबुलर फॉर्म में बहुत सारी डिटेल्स बहुत कम जगह में आ जाती हैं। जैसे आपको सीट दी थी हमने, समझ पा रहे हो कि नहीं? वो टेबुलर फॉर्म में थी, तो आपको समझ में आ रहा कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक दो पेज में आ गई थी? समझ रहे हो ना? तो टेबल्स तो मैं बहुत यूज करूंगा, ये वाली नहीं, ये वाले। हाँ, क्लियर है बेटा बात ये? हाँ बेटा आदित्य, समझ में आ रही है चीजें? ओके बेटा, बढ़े आगे, आगे बढ़े। बेटा, बेटा बातें बहुत करते हो तुम। हाँ, तुम बाहर तो नहीं बैठे कहीं? क्लास में बैठे हो? वो बाहर वाला बच्चा एक तो मिल गया मुझे, जो बाहर से आवाज करता था। लिख लिया बेटा आपने? अर्लियर मैं सोच रहा था इसी टेबल में कुछ ऐड कर दूं, लेकिन एक अलग से टेबल बना लेंगे अगर मुझे रिक्वायरमेंट लगे। अभी धीरे धीरे चलते हैं और देखते हैं, कुछ और तो नहीं है बेटा यहाँ पे। बढ़े आगे। अभी तो कह रहे थे तुम, लिख लिया आपने। अब देखो ये कह रहे हैं मैंने तो नहीं लिखा, और लिख भी तो नहीं रहा जो मना कर रहा है। ये प्रियांशु जो है ना ये, हाँ, तुम बहुत स्लो लिखते हो। पहले तो हेड डाउन करे रखते हो तुम। अच्छा बच्चा है ये वैसे तो।
हाँ, चैप्टर तो शुरू हो चुका था बेटा, पता भी नहीं चलने दिया मैंने। बढ़े आगे। हाँ हाँ जी बेटा, देखो ध्यान से, अभी और चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं, पहले कुछ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में देखना, द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ एन एंड एल बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम हैव सेम एनर्जी। ऑफ कोर्स, अगर एन और एल दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो एन प्लस एल सेम हो जाएगा, और एन सेम है तो एनर्जी भी सेम हो जाएगी, तो एम पे तो एनर्जी डिपेंड करती ही नहीं थी, ये बात तो हमें पता है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए, तो बेटा फिर इनकी एनर्जीज में डिफरेंस आ सकता है, फिर ये चीज डिसाइड करेगी कि उनका ओरिएंटेशन क्या है, तो उससे एनर्जी में फर्क आ सकता है। उसके बाद द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर सब सेल इज नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहेंगे बेटा? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स उनको कहा जाएगा। जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा 3px और 3py और 3pz, बेटा मेरी बात सुनो, 3p बोला था मैंने, अब p के अंदर तीन टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। तो आप ये नोटिस करो, इनके लिए n और l की वैल्यू क्या है? सेम है ना? अरे बोलो यार, तो इनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? सेम। समझ रहे हो बात? ये तो मतलब ये तीनों आपस में क्या कहलाएंगे? डीजनरेट। क्या कहलाएंगे बेटा? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ध्यान रखना, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एन एंड एल वैल्यू मस्ट बी सेम फॉर डीजनरेट ऑर्बिटल्स। और एक और बात खास है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, दे मस्ट बी एब्सेंट, दे मस्ट बी एब्सेंट, तो तब ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। और इन ऑर्बिटल्स के नंबर को डीजनरेसी वर्ड भी बोला जा सकता है। तो बताओ 3p की डीजनरेसी कितनी होगी? कितने ऑर्बिटल हैं? सेम एनर्जी के 3, तो डीजनरेसी कितनी हुई? 3। समझ पा रहे हो? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर सेड टू बी डीजनरेट ऑर्बिटल्स, है ना? या उनका नंबर क्या कहलाएगा? डीजनरेसी। उनका नंबर क्या कहलाएगा बेटे? डीजनरेसी कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? ये लिखने की जरूरत नहीं, जो लिखा हुआ है वही लिखना है, बस बस। ये तो मैंने समझाने के लिए ऐड कर दिया, जल्दी नोट कर लो। ये एक थर्ड पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट। The orbitals having same value of n and l but different value of m have same energy in absence of external electric and magnetic field. The orbitals having same energy of a particular subcell is known as degenerate orbitals. और इनका नंबर क्या कहलाता है बेटा? डीजनरेसी कहलाता है। एंड देयर नंबर इज नोन एज डीजनरेसी, देयर नंबर इज नोन एज डीजनरेसी। बढ़े आगे। बढ़े आगे बेटा। डीजनरेसी बेटा एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, चलो मैं बता देता हूं फिर भी। मान लो एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको बेटा, हाइड्रोजन एटम है बेटा, हाइड्रोजन एटम में जो पहला इलेक्ट्रॉन है, एकमात्र इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में, वो कहां पे प्रेजेंट होगा? फर्स्ट सेल में होगा। इन जनरल कहां पे होगा? फर्स्ट सेल में। और आपको पता है फर्स्ट सेल में कितने, कौन सी सब सेल होती है? एस सब सेल, तो मतलब 1s सब सेल में होगा। अरे बोलो बेटा, तो 1s1 लिख देता हूं मैं इसको। 1s1 क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा?
फर्स्ट सेल की एस सब सेल, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो ना? मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा, अब इसके आगे कौन सी एनर्जी होगी बताओ? 2s बराबर 2p होगी कि नहीं? उसके आगे 3s बराबर 3p बराबर 3d। मान लो आपने इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे भेजा, तो बेटा आप बताओ वो 2s और 2p कहीं भी जा सकता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है? बराबर है। तो आप बताओ कितने ऑप्शन मिल रहे हैं इसको? 2 मिल रहे हैं। लेकिन इन 2 ऑप्शन में कितने ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है? 4 है ना बेटा। p के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे ना जिनकी एनर्जी सेम है। तो बताओ डीजेनरेसी क्या होगी? अगर एक्साइटेड स्टेट 1 की डीजेनरेसी निकालूं मैं तो क्या होगी बताओ? बताओ। 4। ग्राउंड स्टेट है जो लिखा हुआ है, वो क्या है? ग्राउंड स्टेट। अभी उसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास केवल 1s ऑर्बिटल है, जिसमें एक ही सबसेल, एक ही ऑर्बिटल है। तो एक ही ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी सेम रहेगी, तो डीजेनरेसी करेंटली कितनी है? 1। लेकिन अगर आप इसको एक्साइट करा दो तो उसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट 1। तो उसको 2s का ऑप्शन भी मिल सकता है और 2p का भी। तो 2s तो 2s ही है, लेकिन 2p में 2px भी है, 2py भी है और 2pz भी है। और हाइड्रोजन एटम के लिए अगर n सेम है तो एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। तो ऐसे कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल हुए जिनकी एनर्जी सेम है? 4। कितने ऑर्बिटल ऐसे जिनकी एनर्जी सेम? 4। तो डीजेनरेसी आ जाएगी 4। अगर मैं बात करता हूं ES2 की, बताओ डीजेनरेसी कितनी आएगी? बताओ भाई। 1 + 3 + 5। नहीं समझे? डी में 5 सबसे 5 ऑर्बिटल थे ना। अरे बेटा 3 3 3, तो एनर्जी तो बराबर होगी, लेकिन पी में 3 ऑर्बिटल और डी में 5 ऑर्बिटल। तो टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे विच विल हैव सेम एनर्जी? बेटा इसमें 5, तो टोटल आ जाएंगे, मतलब 5 और 3 8 और 1 9। समझ पा रहे बेटा? इसको उठा दो, नहीं तो बाहर भेज दो। क्या चक्कर है? क्या हो गया इसको? लड्डू नहीं मिला? हाँ आगे बढ़े बेटा। क्या कह रहे? किसी को भी नहीं मिला या मिला है? मिला तो है। बढ़े आगे। जल्दी नोट करो बेटा इस बात को, ये एस्पेक्ट जल्दी नोट करो। बेटा आवाज आ रही है क्लास से, मैं बता रहा हूं तुम्हें। तुम क्या चाहते हो? मेरे पे मुकदमा हो ऐसा चाहते हो तुम? छोड़ो, टेंशन नहीं लेते बेटा। मैं बता रहा हूं, अभी मैंने यही नहीं पढ़ाया आपको, ये वाली बात। हाँ बताओ। कुछ नहीं है। एक्साइटेड स्टेट 2। अरे भैया अब ठीक है बेटा। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का नंबर क्या कहलाता है? डीजेनरेसी कहलाता है। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो एडवांस का PYQ है, वो 2016-17 का। ठीक है, घबराना नहीं है। जेई एडवांस का PYQ था वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लगा आपको कुछ? हाँ सर, सुन के अच्छा लगा, वैसे समझ में नहीं आया ऐसा। आगे बढ़े। अरे समझ जाओगे बेटा, अभी तो छोटे बच्चे हो आप। हाँ जी बेटा, अब समझना। अब हमें पढ़ना है एक नया टॉपिक जो कि नोडल प्लेन होता है। क्या होता है? नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा बेटा आपको, अभी थोड़ी तकलीफें बढ़ेंगी आपकी विद टाइम। नोडल प्लेन का क्या मतलब होता है? पहली बात तो एक टर्म है नोड। नोड होता है टर्म, नोड। क्या होता है नोड? नोड एक ऐसा रीजन होता है, सुनना ध्यान से। नोड क्या होता है? एक ऐसा रीजन होता है किसी ऑर्बिटल के अंदर जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की कोई संभावना ना हो। नोड इज सच अ रीजन in an orbital where there is no probability of finding an electron.
समझ रहे हो बात? ये समझ पा रहे हो बेटा बात? ये तो नोडल प्लेन की बात करेंगे तो ऐसा प्लेन हो जाएगा, इज अ प्लेन एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बिकम्स जीरो। तो एक ऐसा प्लेन जिसके अलोंग देर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कहते हैं? नोडल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। समझ पा रहे हो बेटा बात? ये अब समझते हैं कि एस में बताओ नोडल प्लेन कहीं मिलेगा क्या? एस में बेटा ये जो है ना टेबल थोड़ा ऐसे बना रखी है, समझ रहे हो ना? एक पार्टी है और दूसरा पार्टी है, कभी आप सोचो ये ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना? तो एस बताना, एस का मतलब क्या होता था? ये गोलू होता था। क्या होता था? गोलू। तो गोलू अगर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है। आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि ये एक ऐसा प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन आपको कहीं भी मिल सकता है। इलेक्ट्रॉन आपको कहीं भी मिल सकता है। तो क्या इसमें कोई ऐसा प्लेन मिला जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की 0% प्रोबेबिलिटी हो? नहीं। तो क्या इसमें कोई नोडल प्लेन होगा? अरे क्या इसमें कोई नोडल प्लेन होगा? तो बताओ नोडल प्लेन एस ऑर्बिटल में क्या हो गया? कितने हो गए? 0। अब px को देखते हैं बेटा। px में अगर मैं बात करता हूं, अगर ये x है बेटे, अगर ये x है, अगर ये x है तो बेटा ये जो बना ये px बना, और x एक्सिस के अलोंग यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी। कहां पे मिलेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? x एक्सिस के अलोंग मिलेगी। कहां पे मिलेगी? y एक्सिस के अलोंग मिलेगी क्या? ना। z एक्सिस के अलोंग? नो। तो y और z से एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करो, बताओ वाई जेड प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो नोडल प्लेन क्या हो गया? वाई जेड हो गया। क्या हो गया बेटा? वाई जेड। अगर मैं आपसे बोलता हूं पी वाई के बारे में, मान लो ये वाई है, अरे शांत रहे बिल्कुल, ये पी वाई है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस के अलोंग मिलेंगे? वाई के अलोंग। क्या एक्स के अलोंग मिलेंगे? क्या जेड के अलोंग मिलेंगे? क्या वाई के अलोंग मिलेंगे? तो बताओ कौन से प्लेन के अलोंग नहीं मिलेंगे? एक्स जेड प्लेन के अलोंग। तो आप समझ गए होंगे बेटा, एक्स जेड प्लेन विल बी आवर नोडल प्लेन। मान लो आपने कोई जेड एक्सिस ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, और ये ऐसे, बताओ इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस के अलोंग मिलेंगे? बताओ जेड के अलोंग। लेकिन क्या वाई के अलोंग मिलेंगे? क्या एक्स के अलोंग मिलेंगे? क्या वाई के अलोंग मिलेंगे? क्या एक्स के अलोंग मिलेंगे? तो एक्स वाई प्लेन के अलोंग मिलेंगे क्या? तो मतलब एक्स वाई प्लेन इज गोइंग टू बी आवर नोडल प्लेन। समझ पा रहे हो बात? ये अरे ये बात आपको समझ में आई क्या? जल्दी पहले इन चारों को नोट करना है, ऊपर से नीचे ही नोट करेंगे बेटा, वो ऐसे मत बनाना, जगह की कमी नहीं है कोई। जल्दी बनाओ बेटा। एस पी एक्स पी वाई पी जेड, इसके नीचे ही हम डील करते जाएंगे बेटा। हाँ जी बेटा, ये टेबल बना लो, ऑर्बिटल वर्सेस नोडल प्लेन। पहले क्या बताया? नोडल प्लेन ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो क्या होता है? किसी भी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन, उस प्लेन को कहा जाता है वेयर देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे प्लेन को क्या कहेंगे? नोडल प्लेन। क्या कहेंगे? नोडल प्लेन वेयर देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। मैं क्या कुछ कह रहा हूं तुम्हें? मैं भूल जाता हूं कह के। अरे बेटा ये तो आप सभी बोलते हो मेरे सामने। हाँ मैं सब समझ रहा हूं बेटे। हो गया बेटा? तुमने अपने दोस्त को अलग बैठा दिया अब, है? और अपने आप ही भाग गया, पढ़ने की वजह से गया होगा, आगे गया ना। हाँ जी जी जी। हाँ बेटा, एस समझ में आया? एस
एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन क्यों नहीं है, कोई भी समझ में आया आपको ये? हाँ जी बेटा, गोलू है ये, गोलू। पीएक्स में बताओ, पीएक्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस एक्सिस के अलोंग मिलेगी? एक्स के। तो ना वाई के अलोंग मिलेगी ना जेड के अलोंग, तो इसलिए नोडल प्लेन वाई जेड। पी वाई के लिए एक्स जेड प्लेन नोडल प्लेन, पी जेड के लिए एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन। अच्छा एक सवाल और भी पूछ सकते हैं, बताओ एस में कितने नोडल प्लेन? 0। पी एक्स में 1, पी वाई में 2, पी जेड में 2 ही तो है। अरे गलत बात है, देखो मेरे साथ बोलने लगे तुम। अरे तीनों में एक एक ही तो है। कैसे बच्चे हो तुम? अरे पी एक्स में भी एक नोडल प्लेन, पी वाई में भी एक नोडल प्लेन और पी जेड में भी एक नोडल प्लेन। देखो बच्चे कैसे बोल रहे मेरा 0 1 2 3, ऐसे थोड़ी होंगे। अरे समझ रहे हो ना बेटा? तो बताओ नोडल प्लेन इन एनी पी ऑर्बिटल इज 1, सही है गलत है? सही है। समझ पा रहे हो? किसी भी पी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होंगे? 1 ओनली। ये बात समझ में आई आपको? अरे ये बात समझ में आई क्या? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं डी वालों में। हाँ जी, तो वाई जेड प्लेन एक ही तो प्लेन है, और एक्स जेड प्लेन एक ही तो प्लेन है, और एक्स वाई प्लेन एक ही तो प्लेन है। समझ रहे हो ना? तो पी एक्स में भी एक, पी वाई में भी एक और पी जेड में भी एक। मैंने किसी एक पी ऑर्बिटल में बोला। अरे समझ रहे हो कि नहीं? किसी भी पी ऑर्बिटल में, चाहे वो पी एक्स हो, चाहे पी वाई हो, चाहे पी जेड, उनमें से एक अगर है तो नोडल प्लेन कितने होंगे? एक ही होगा, एक ही होगा बेटा। मेरे साथ साथ ज्यादा सोच के बोलने की जरूरत है आपको। समझ रहे हो ना? नहीं तो अभी बच्चों को कन्विंस कर दिया था मैंने 0 1 2 3 4 5। समझ रहे हो? ऐसे नहीं चलेगा बेटा। आगे बढ़े क्या? अरे आगे बढ़े क्या बेटा? अब आपको लिखना है dxy। dxy क्या हो गया बेटा? आगे बढ़ जाए तो dxy को कैसे बनाएंगे? पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा। अरे लो भाई, आप भी नहीं चाह रहे बात सुनना। मैं ये कह रहा हूं बेटा, जो ये डी में ऑर्बिटल्स है ना, 3 ऐसे ऑर्बिटल है जिनमें स्क्वायर टर्म नहीं है, और 2 ऐसे ऑर्बिटल है जिनमें स्क्वायर टर्म है। समझ रहे हो? कुछ तो फर्क होगा। तो ये जो है फर्क, जिनमें स्क्वायर टर्म नहीं है, दे आर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। कैसे बेटा? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। और जिनमें स्क्वायर टर्म है ना बेटा, दे आर एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। अब समझो, अब अगर आपने समझ लिया नॉन एक्सियल है और dxy है, तो आप जरा समझ जाना बेटा। मुझे बनाना है सपोज dxy, तो देखो कैसे बनेगा dxy। कैसे बताया मैंने? एक्सियल या नॉन एक्सियल? नॉन एक्सियल। और डबल डंबल बनाते हैं, सुन लेना ध्यान से। dxy के लिए मैंने 2 ही ऑर्बिटल लिखे हैं। कौन कौन से? 2 ही एक्सिस बनाए, एक्स एंड वाई। और मैंने क्या बोला? dxy एक्सियल होगा या नॉन एक्सियल? एक्सियल या नॉन एक्सियल? और डबल डंबल बनाना है तो नॉन एक्सियल ऐसे बना दूं क्या? तो ये जो फूल है ना, इसकी चारों पत्तियां बिटवीन द एक्सिस होंगी। कैसे होंगी बेटा? बिटवीन द एक्सिस होंगी। कैसे होंगी बेटा? बिटवीन द एक्सिस होंगी। ये बात आपको समझ में आई क्या? अरे बोलो बेटा, बिटवीन द एक्सिस होंगी। तो अगर ऐसा है बच्चों, अगर सही में ऐसा है, तो ध्यान देना मेरी बात पे बेटा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे भी मिलेगी, यहां पे भी मिलेगी, मतलब एक्स जेड के बीच में मिलेगी। यस और नो? एक्स और जेड के बीच में जो ये लोब्स हैं, लोब्स हैं, पत्तियां जो है क्या है? लोब्स हैं बेटा। तो बेसिकली अब समझना, अब देखना, अगर मैं वाई पे परपेंडिकुलर रेज करता हूं ऐसे ऐसे, बताओ क्या ये पत्तियां टकरा रही है बेटा? नहीं, बीच में से ऐसे निकल जाओगे आप।
तो एक नोडल प्लेन कैसे मिला बेटा, y और परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन ये है, इसके परपेंडिकुलर z है कि नहीं है, तो एक तो वाई जेड मिल गया बेटा ऐसे। एक बताओ ये वाला मिलेगा क्या, एक्स जेड। ये बात आपको समझ में आई क्या बेटा, अरे बोलो बेटा। तो एक तो एक्स जेड प्लेन क्या होगा, एक्स जेड प्लेन समझ रहे हो, ये वाला क्या होगा, ये नोडल प्लेन। और एक ये ऐसे वाला एक्स वाई जेड प्लेन, ये भी क्या होगा बेटा, नोडल प्लेन। मेरा सवाल आपसे, dx y में कितने नोडल प्लेन है बताओ, दो। कौन कौन से, तरीका सुनो, तरीका सुनो, एक्स वाई था ना, जेड रह गया, एक्स के सामने जेड लगा दो, वाई के सामने जेड लगा दो, हो गया। कौन कौन से वे बताओ, एक्स जेड और वाई जेड। समझ गए बेटा। अगर मैं यहीं पे इस y को y रखता हूं और इस x को क्या कर देता हूं, मान लो z कर देता हूं, बात खत्म हो गई। अरे अरे, तो ये क्या बन गया, dyz बन गया। क्या बन गया ये, dyz बन गया। अच्छा नीचे dyz आ गया, ठीक है। तो बताओ क्या करेंगे, yz क्या बचा, x बचा, तो एक तो xy एक xz, एक तो xy एक xz। अगर dxz लिखा हुआ है बेटा तो क्या बचा, y एक xy एक yz। बढ़े आगे बेटा। बेटा सुनो मेरी बात, बेटा आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो क्या, मैं दोबारा समझा देता हूं। बेटा मैंने ये बताया कि जो dxy होगा, हाँ बेटा जो dxy होगा वो बताओ अलोंग द एक्सिस होगा या बिटवीन द एक्सिस होगा, बताओ कैसे होगा, बिटवीन द एक्सिस होगा। ये बात समझ रहे हो आप। तो बेटा बिटवीन द एक्सिस ऐसे बना लू फूल पत्तियां, हाँ जी बेटा। अगर मैं कहूं आपसे बताओ क्या एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ये दोनों लोब्स एक्स वाई प्लेन में ही तो है बेटा। अरे बताओ ना यार, ये सारी फूल पत्तियां किसमें, एक्स वाई प्लेन में। तो आप मुझे बताना, अगर मैं कोई ऐसा प्लेन डालता हूं, समझना बात ये बेटा, देखो ये बेटा देखो, ए बेटा सुनो मेरी बात, ये फूल पत्तियां ऐसे देखो, ये जो बोर्ड का प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, बोर्ड का प्लेन एक्स वाई हो गया जैसा हमने लिखा है अभी। अब देखना, बोर्ड का प्लेन अगर एक्स वाई है तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा होगा, जेड होगा। तो आप बताओ, ऐसे काट रहा हूं मैं, बताओ ऐसे काट रहा हूं बेटा मैं, बताओ क्या होगा, कौन सा प्लेन है ये, बताओ बेटा। ये बात समझ रहे हो, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको, ये प्लेन थोड़ा मोटा हो गया इसलिए कट गया है, समझ रहे हो, इसको लाइन की तरह ही समझना आपको। ये बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इस प्लेन को क्या बोलेंगे आप, इस वाले प्लेन को, जेड थोड़ा ही प्लेन होता है, दो चीजें बोलनी पड़ेंगी ना यार, वाई और जेड। अब समझो बेटा, ऐसे एक्स जेड, तो कितने प्लेन है बेटा, नोडल प्लेन कितने हैं, दो। वैसे प्लेन तीन है, लेकिन उन तीन में से एक के अंदर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कौन सा प्लेन, जो कि मोलिकुलर प्लेन है हमारा एक्स वाई। और क्या बचा, एक्स जेड वाई जेड, वो दोनों नोडल प्लेन हो जाएंगे। बताओ बेटा, अब भी नहीं समझ में आई क्या बात आपको, ये क्या समझे बताओ। हाँ बेटा, एक तो एक्स जेड बना लो और एक वाई जेड बना लो, क्या बना, एक्स जेड वाई जेड, ये दो हमारे नोडल प्लेन हो जाएंगे। अरे ठीक है। अब देखना बेटा मैंने क्या लिखा, डी वाई जेड, क्या रह गया, एक्स रह गया, तो एक्स लगा दो, एक्स लगा दो, ये दो हमारे क्या हो गए, नोडल प्लेन हो गए। अगर मैंने लिखा डी, क्या बचा, एक्स एक्स जेड वाई बचा, तो एक्स वाई वाई जेड, ये दो हमारे नोडल प्लेन हो गए। अरे हो गए क्या, यही लिखा हुआ है कि जल्दी चेक कर लो, समझ रहे हो। अभी तक हमने जो पढ़ा है, बताओ बेटा
किसी भी नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होंगे बताओ? दो। किसी में भी, पर्टिकुलर एक की बात हो रही है, दो होंगे। ये बात समझ में आ रही है बेटा? किसी भी एक नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होंगे? दो होंगे। समझ पा रहे हो? कौन कौन से दो होंगे वो समझ गए आप? कौन कौन से दो होंगे? कौन कौन से दो होंगे जल्दी बोलो। जो जैसे एक्स वाई है तो एक्स वाई प्लेन के अलावा दोनों होंगे। जैसे वाई जेड है तो वाई जेड के अलावा दोनों होंगे। एक्स जेड है तो एक्स जेड के अलावा दोनों होंगे। अगर पी एक्स लिखा था तो एक्स के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। अगर डी एक्स वाई लिखा है तो एक्स वाई प्लेन के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ये बात समझ में आ रही है बेटा आपको? तो बताओ ये तीनों बातें आपको समझ में आई क्या बेटा? कलेक्टिवली इन तीनों ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं? नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि इनमें जो लोब्स हैं दे आर नॉट अलोंग द एक्सिस, दे आर बिटवीन द एक्सिस, दे आर बिटवीन द एक्सिस। क्या ये बात समझ में आई आपको? आगे बढ़े बेटा। अगर हम बात करते हैं dx2 माइनस y2 की, तो आप बताओ ये कैसा होगा बेटा? ये अलोंग द एक्सिस होगा या बिटवीन द एक्सिस होगा? बोलो, बिटवीन द एक्सिस या अलोंग द एक्सिस? अरे बोलो यार, कौन कौन से ऑर्बिटल्स बनाने की जरूरत है? या एक्सिस एक्स और वाई, तो ऐसे बना दो बेटा ये। हाँ जी बेटा बताओ, क्या इस बार एक्स वाई प्लेन के अलोंग नोडल प्लेन मिल रहा है? कौन है कौन है? अरे एक्स वाई प्लेन यही तो है, कहां मिल रहा है नोडल प्लेन? अरे बेटा एक्स वाई प्लेन तो यही है ना। क्या नोडल प्लेन मिल रहा है आपको? नहीं, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। अभी एक बात और बताना, अगर मैं ऐसे करता हूं एस वाई जेड, तो वाई में मिल रहे हैं ना बेटा इस बार इलेक्ट्रॉन्स, या अगर ऐसे करता हूं तो एक्स में मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनके बीचों बीच, क्या बोला मैंने? बीचों बीच एक इस तरीके से प्लेन डालता हूं, तो क्या कोई नोडल प्लेन मिलेगा? न, मिलेगा। इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना नहीं है। अगर मैं ऐसे बेटा एक और प्लेन डालता हूं, तो क्या इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना होगी? नहीं होगी। तो समझना, अगर ये वाला प्लेन वाई जेड था, तो ये वाला बताओ, ये वाला वाई जेड पे कुछ, वाई जेड के कुछ एंगल पे है ना। और अगर ये एक्स जेड था, तो ये एक्स जेड से कुछ एंगल पे है। अरे बोलो बेटा, तो आप एग्जैक्टली देखना, बिल्कुल बीचों बीच बोला गया है, तो 45 डिग्री पे है। तो प्लेन्स परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, बताओ परपेंडिकुलर है क्या एक्स वाई प्लेन के? क्या परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन के? पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिल्कुल न्यूक्लियस से पास हो रहा है। अगर इधर से हो जाए तो फिर तो लोब आ गई ना बेटा, न्यूक्लियस से पास हो रहा है। एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के इंक्लाइंड 45 डिग्री, वाई एक्सिस से इंक्लाइंड है 45 डिग्री। आप ये भी बोल सकते हो सर, ये जो है ना ये वाला, ये वाला ऐसे, अगर इसको प्लस इसको माइनस बोले, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोले, तो वाई एक्सिस से भी बता सकते हो दोनों को। हम क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं? एक्स एक्सिस से 45 दिख रहा है, वाई एक्सिस से 45 दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर। 50 हो जाए तो क्या ये नोडल प्लेन रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन काट देगा। इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे ये मिल गए, समझ पा रहे हो कि नहीं? कुछ इस तरीके से होगा। तो पॉसिबिलिटी नोडल प्लेन की तभी है यहां पे, जब बीचों बीच से आप प्लेन पास कर रहे हो, और बीचों बीच मतलब 45 डिग्री से। तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है अभी तक, और नेक्स्ट वाला और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। पहले आप इसको लिख लो कि dx2 माइनस y2 में, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में दो नोडल प्लेन्स होंगे बेटा। कौन कौन से? दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे एक्स वाई प्लेन के, दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे एक्स वाई प्लेन के, पासिंग थ्रू द ओरिजिन और न्यूक्लियस एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो अभी तक मुझे बताओ,
डी एक्स वाई में कितने नोडल प्लेन, डी वाई जेड में, डी जेड एक्स में, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में दो नोडल प्लेन। कितने नोडल प्लेन, दो नोडल प्लेन। लेकिन अभी हम बात करेंगे डी जेड स्क्वायर की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे नोड तो दो मिलेंगे लेकिन वो नोडल प्लेन नहीं होंगे, वो कोनिकल नोड्स होते हैं। कैसे होते हैं, कोनिकल नोड्स। कैसे होते हैं बेटा, कोनिकल नोड्स। उनके बारे में अभी हम बताएंगे डी जेड स्क्वायर में। तो अभी रहता है डी जेड स्क्वायर, क्या रहेगा बेटा अब, डी जेड स्क्वायर। बढ़े आगे, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं बेटा। डी जेड स्क्वायर थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को। देखो बेटा, ये मान लो x भी हो सकता है y भी हो सकता है, ये बात समझो आप। मतलब ये z होगा बेटा, समझ पा रहे हो बेटा। अभी आप और समझे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कुछ इस तरीके से, अरे है कि नहीं है, अब समझना बेटा। देखो एक रिंग बना रहा हूं मैं एक्स वाई प्लेन में। देखो अगर ये एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस ये है जो आपकी तरफ ये पेन है, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है। और अगर ये वाई एक्सिस है तो आपकी तरफ ये एक्स एक्सिस है। तो आप ये समझो ऐसे एक्स एक्सिस, ऐसे वाई एक्सिस, तो रिंग जो होगी कुछ इस प्लेन में होगी। कुछ बात समझ रहे हो आप। तो ये एक रिंग होती है इस प्लेन में बेटा। रिंग बोला मतलब सर्किल है, ये स्फीयर नहीं है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, सर्किल है ये, स्फीयर नहीं है। क्योंकि एक प्लेन में सर्किल होता है और स्फेरिकल कैसा होता है, 3D होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या। अब मैं इसमें नोडल प्लेन अगर देखने जाऊं तो बेटा अगर एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हो तो एक्स एक्सिस के अलोंग रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अरे बोलो, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग भी रिंग में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ क्या है बेटा, नोड या काइंड ऑफ क्या है, लोब है इस डी जेड स्क्वायर की। जेड 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 एक्सिस के अलोंग भी क्या हो सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। लेकिन अब जरा समझना, आपको पता है दो तरीके के कोन्स होते हैं बेटा, एक तो होलो कोन और एक सॉलिड कोन। पता है ये बात आपको। तो आप जरा नोटिस करो, मैंने इस तरीके का एक होलो कोन बनाया, जोकर की टोपी या बर्थडे कैप जिस तरीके से होती है। तो आप जरा समझना कि अगर मैंने इस तरीके का बनाया तो देखो बेटा, जो ऊपर वाली लोब है वो कुछ ऐसे मिल जाएगी इसके अंदर। समझ रहे हो ना, होलो है तो होलो है तो बेटा आप समझो इसके अंदर रहेगा ये, लेकिन इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की कोई संभावना नहीं है। और ये ऐसे ऐसे बच जाएगी बेटा। आप समझ पा रहे हो शायद, ये दूसरे प्लेन में है तो इसका सेंटर केवल इसको टच कर रहा है और सेंटर तो न्यूक्लियस है, तो ना न्यूक्लियस पे कोई भी क्या मिलेगा बेटा, आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो आप बताओ अगर मैं इस तरीके की कैप ऐसे रखता हूं इस लोब के अलोंग, तो आप देख रहे हो एक कोनिकल नोड कुछ इस तरीके से मिल रहा होगा बेटा, और एक कोनिकल नोड कुछ इस तरीके से मिल रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। क्या इसमें कोई नोडल प्लेन मिला आपको, नहीं। कैसे प्लेन, कैसे नोड्स मिले आपको, कोनिकल नोड, जिनको नोडल कोन्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं है। 2 नोडल कोन्स आर अवेलेबल। इन नोडल कोन्स को क्या बोलते हैं, कोनिकल नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, कोनिकल नोड्स बोलते हैं बच्चों। तो डी जेड स्क्वायर के अंदर बताओ कितने नोडल प्लेन, 0। कितने नोड्स, 2। कौन से नोड्स, कोनिकल नोड्स या फिर नोडल कोन्स। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बताना बेटा मुझे, क्या हर एक डी ऑर्बिटल में 2 नोडल प्लेन होते हैं, गलत या सही बताओ, गलत है।
किस में नहीं होते? डीजेड स्क्वायर में नोडल प्लेन नहीं होते। क्या होते हैं फिर? कोनिकल नोड्स या नोडल कोन्स होते हैं। कोनिकल नोड्स या नोडल कोन्स होते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? अरे बता दो बेटा, बता दिया करो। ये समझ में आई बात आपको? ये सवाल पूछा जाएगा। अब तो याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी नोट करो। सब बच्चों को भी जाना है या हमें? हाँ जी, बता दूंगा बेटा, बता दूंगा। अगली क्लास में एक बार डील कर लेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, अगली क्लास में एक बार और डील कर लेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अब आसान बातें नहीं है।